हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आपको नई क्लास में आपका सबका स्वागत करता हूं। ठीक है। हमारा फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है। उसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था विद्युत जो था द्विध्रुव बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है। तो बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बल आघूर्ण को हम कैसे निकालते हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिसमें से क्वेश्चन पेपर में भी कई बार पूछे जा सकते हैं। तो वो आपने आई होप अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। जिसे नहीं पढ़ा होगा वो प्लीज पीछे जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, तब जाके उसको आगे की वीडियो समझ में आ जाएंगी। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब उसके आगे जो हमारा विद्युत द्विध्रुव हमने आघूर्ण हमने पढ़ा था, वो क्या है, उसमें से अब स्पेशल केस बनता है कुछ। ठीक है। कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। ठीक है। बल आघूर्ण क्या था हमारा, बल आघूर्ण पढ़ा था हमने लास्ट, आघूर्ण। ठीक है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टो टो इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा ये हमारा फॉर्मूला होता है, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब यहां पर क्या होगी, इसकी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल विशेष स्थितियां होती हैं, स्पेशल। ठीक है। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां या स्थिति। ठीक है बच्चों। अब विशेष स्थिति क्या होंगे, इनके स्पेशल केस क्या होंगे। ठीक है। ये है जब वैद्युत द्विध्रुव जो होगा हमारा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, क्या हो, एक समांतर पैरेलल रखा हो। ठीक है। एक समांतर रखा हो विद्युत क्षेत्र के। ठीक है। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव क्या कहां रखा हो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत क्षेत्र के कहां रखा हो बच्चों, समांतर। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, उसकी जो दिशा दिशा कैसी हो, इसकी दिशा कैसी हो, क्षेत्र की दिशा में हो, क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है बच्चों। अब देखो क्षेत्र की दिशा में है, तो जब हम ये तो हमारा क्या था, ये क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है। अगर हमारा डाइपोल जो होगा Q1 Q2 दो चार्ज है, इसके ही पैरेलल हो जाए, इसके ही पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पर एंगल बताओ, एंगल कहाँ, एंगल कितना होगा, एंगल दोनों के बीच में, क्षेत्र की दिशा में और डाइपोल में क्या एंगल होगा, दोनों जब पैरेलल हैं तो एंगल क्या होगा, एंगल होने की ना एंगल 0 हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू 0, तो उनके बीच का जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो हम वहां पर उस टाइम पे आघूर्ण कितना हो जाएगा, टो इक्वल टू हो जाएगा पीई इंटू साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू हमने आपको बताई थी कि कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, मैथ्स में बताई थी। तो टो इक्वल टू पी इंटू ई इंटू 0, और 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टो भी हमारा कितना आ जाएगा, 0। टो भी कितना हो जाएगा हमारा, 0। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं कि अतः इस स्थिति में बल आघूर्ण भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य है। तुम्हारा बल आघूर्ण कैसा हो जाएगा, शून्य। कैसा हो जाएगा बच्चों, शून्य। हो जाएगा, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, शून्य हो जाएगा इस कंडीशन में। ये थी कंडीशन फर्स्ट, ये थी हमारी कंडीशन फर्स्ट। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में जब हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है, जब हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है वो क्या हो, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, जब जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो,
क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों इस टाइम पे, लंबवत में कब होता है, कितना होता है 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। देन टो इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन 90, पीई साइन 90। तो इस कंडीशन में हमारा टो कितना निकल जाएगा, P इंटू ई, टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी P इंटू वी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा PE हो जाएगा। ठीक है, तो टो की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम होगा टो, टो कैसे निकलेगा हमारा मैक्सिमम, ये कंडीशन कितनी होगी हमारी मैक्सिमम, क्योंकि इस पे वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी जब हमारा विद्युत द्विध्रुव जो होगा इलेक्ट्रिक क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी आघूर्ण की वैल्यू जो होगी हमारी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा जब इसकी अधिकतम बलागुण होगा तो इसका अधिकतम कार्य होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम कार्य होगा। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर। जब हमारा पॉइंट नंबर 3 में क्या है, जब हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री का एंगल बना दे, क्षेत्र की दिशा से कितना बना देगा भाई 180 डिग्री का एंगल, तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी, उस टाइम पे हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट हमारी नंबर 3 कंडीशन, जब, और ये हम लिखेंगे पेपर में, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत, ये नहीं कि शॉर्ट में काम चल जाएगा, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा के, क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा के समांतर भी हो जाए, क्योंकि जब 180, देखो यहां पर तो 0 डिग्री का एंगल था, यहां पर कितना हो जाएगा 90, और जब कितना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा तो क्या समांतर भी हो जाएगा वो। ठीक है, क्षेत्र की दिशा के समांतर तथा विद्युत क्षेत्र आघूर्ण की दिशा के क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाए दिशा इसकी। ठीक है, क्षेत्र की दिशा के समांतर व उसकी दिशा, उसकी दिशा विपरीत हो, विपरीत हो तब, यानी कि एंगल कितना हो गया, इस बार एंगल हो गया 180 डिग्री का, एंगल कितना हो जाएगा इस टाइम पे 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का होगा तो टो कितना हो जाएगा हमारा, टो का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 180, साइन थीटा की जगह कितना रख दिया हमने 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 180 की वैल्यू होती है -1, -1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, सही से याद कर लिया करो उनको। तो 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 0, फिर से, तो जब 0 होगी तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, टो की वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में भी हमारी 0। तो ये क्या होगा, इस स्थिति में बल आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये हमारी स्पेशल केसेस थे 3 जो हमने आपको बताए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलेंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत, जो हमारा चैप्टर था, ये टॉपिक चल रहा था द्विध्रुव आघूर्ण जो हैगा। अब हम द्विध्रुव आघूर्ण को निकालेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। द्विध्रुव आघूर्ण को हम निकालेंगे, 2 स्थिति में हम निकालेंगे, एक तो हमारी क्या होगी अक्षीय स्थिति और एक होगी हमारी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, चलिए देखते हैं क्या होगी हमारी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, टॉपिक का नाम है बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत
द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, ठीक है, में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा है हेडिंग। ठीक है, ये हमारी क्या है, टॉपिक है। ठीक है, अभी हम इसमें ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, एक हमारे पास था इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक हमारे पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक तरफ क्या लग रहा हमारा माइनस क्यू का चार्ज, एक तरफ लग रहा हमारा प्लस क्यू का चार्ज। ठीक है, अब इसके बीचों बीच यहाँ पर क्या मान लिया हमने, ओ, इसके बीचों बीच क्या मान लिया हमने, ओ मान लिया, ये पी मान लो। ठीक है, ओ मान लो। ठीक है, अब यहां से ओ से कोई डिस्टेंस है हमारी, यहां पर एक बिंदु है पी, एक बिंदु क्या है, पी। अब इस पी पर क्या लगेगा हमारा, पी पर हमें क्या निकालना, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम कैसी तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तीव्रता लगेगी इसमें। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हमारी, वो ले ली हमने आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितने ले ली हमने, आर, पी तक की। ध्यान से रख देखना आप, ध्यान से अच्छे से, इसकी ये डिस्टेंस होगी आर, और इनके द्विध्रुव, दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है हमारी, टोटल होती है हमारी 12, हमने 12 लेते हैं। 12 का मतलब ये जब बीच में है तो ये एल होगी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की भी एल होगी। ठीक है, फिगर देखो ध्यान से, फिगर को समझ जाओगे, फिगर से हमारा सारी थ्योरी बनती चली जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन सारी थ्योरी यहां से बनेगी। ठीक है, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया ओ, दे दिया, इसके बीच की दूरी एल होगी, इनके बीच में एल एल हो गया। और क्या कह रहा गया हमारा, यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता या तो इधर को निकलेगी या इधर को निकलेगी तीव्रता, देखते हैं, या तो अट्रैक्शन होगा या वो रिपल्सन होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमने जो ये फिगर बनाया है, ठीक है, इस फिगर के बारे में ही आपको क्या कर देना, लिख देना है। इस फिगर के बारे में आपको क्या कर देना, लिख देना। ठीक है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जैसे कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको नाम दे दिया बी। एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, सॉरी ए को इधर ले लो आप और बी को इधर ले लो। ठीक है, जिसके बिंदु ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और बी पर क्या ले लिया हमने, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, जो देखो जो हमने बनाया सेम टू सेम अपनी लैंग्वेज में उसको सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कोई फालतू लर्न नहीं करना आपको, बस फिगर लर्न करना है कि ऐसा ऐसा था, ऐसे यहाँ पर बिंदु था, यहाँ बीच की दूरी इतनी थी, यहाँ से इस पर चार्ज इतना था, ये बिंदु है। अब वही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिख देना आपको अपनी लैंग्वेज बना के। ठीक है, कैसे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर, ए बी है, जिसके जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, व बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 2l है। इसमें बीच बिंदु O से R दूरी पर
एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है, निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, या ज्ञात करनी है। निकालनी है या ज्ञात करनी, ज्ञात करनी लिख रहा हूं, ज्ञात करनी अच्छा लगता है वैसे, ये ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है, ठीक है, हो गया। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। किससे डिनोट करते हैं, ई से। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का हमने फॉर्मूला पहले बताया था, क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकलेगा माइनस क्यू, तो हम उसे ई वन ई टू दो तरीके से मान सकते हैं। तो ई वन बराबर क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखो यहां से प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी, देखो ये जो R है ये हमारी O से है, O से P तक की डिस्टेंस कितनी हमारी R, ठीक है, O से। अब O से A तक की डिस्टेंस कितनी हमारी L, क्योंकि बीच की दूरी पूरी 12 थी और यहां से आधी हमने LL कर ली थी। तो A से P तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, R में से L सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी हमारी, है नहीं, AP डिस्टेंस आ जाएगी ना। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी R माइनस एल, R माइनस एल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। अब माइनस क्यों आवेश के कारण भी निकाल दो, माइनस क्यों आवेश के कारण P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, शॉर्ट में लिख दो तीव्रता। तो तीव्रता उसे हम बोल देंगे E2, E2 इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब के दूरी देखो कितनी होगी बीच की दूरी, अब बिंदु है B पे और यहां तक की दूरी R, तो R में L और ऐड कर दो, जब भी कितना हो जाएगा हमारा R प्लस एल, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस एल का स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब कुल तीव्रता कितनी होगी देखो, कुल तीव्रता, तो कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे हम, E बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों हमारी E1, E बराबर कैसे निकालते हैं, जो हमारा कुल तीव्रता होगी वो होगी हमारी E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू रखो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R माइनस R प्लस एल का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां के बाद क्या करेंगे, तो कोई इनमें कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ऊपर से दोनों में तो कॉमन ले लो, तो E बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, E बराबर कितना हो जाएगा 1 या क्यू में ले लो साथ में, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 भाई ये सब तो बाहर आ गया, ये तो बचेगा R प्लस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर, ये हो गया इतना। अब क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना, ठीक है, इसको सोल्व करो जी, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको, जब हम दो रैशनल नंबर होते हैं हमारे इस तरह से, तो हम वहां क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इन दोनों की, तो इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा यूं R प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई R प्लस एल का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया इसमें, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर चल ही रहा हमारा, जो काम कर रहे हैं हम अंदर करें, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाला फॉर्मूला, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन पहले लिख लेंगे, चलो वो, या साइन डायरेक्ट ओपन कर दो। ठीक है, तो ये जब हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस होना था लेकिन वो माइनस बाहर की वजह से प्लस हो जाएगा 2RL। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन में ये देखो, ये जो है हमारा R प्लस एल इंटू आर माइनस एल, दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों का एक साथ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं नीचे। ठीक है भाई, दोनों का स्क्वायर हो रहा ना, तो दोनों ब्रैकेट का हम एक साथ स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई बराबर कितना बचा ऊपर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RL ऐड होके कितने हो जाओगे, 4RL, कितना हो जाएगा 4RL। ठीक है बच्चों, अच्छा नीचे कितना बचा, देखो एक बार ब्रैकेट ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, इंटू एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, इस क्यू को अंदर ले लो, अब क्या करेंगे बच्चों, इस क्यू को अंदर ले लेंगे, तो क्यू को जब हम अंदर ले लेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना हो जाएगा 2RL, इसे हम लिख सकते हैं 4RL है ना, 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, हम 4RL को हम लिख सकते हैं बच्चों 2QL, ऐसा तो लिख लिया है, 2QL तो एक साथ लिख लिया हमने। ठीक है, और बाकी क्या बचा, 2R को अलग लिख लिया हमने। ये क्यों लिखा अभी बताऊंगा, देखो भाई, देखो 4RL और साथ में Q था, तो इस 4 में से 2 तो इसके साथ ले लिया, 2QL हो गया, और इंटू 2R बचा, 2R पीछे ले लिया हमने। ठीक है, और नीचे क्या बचा, नीचे बच रहा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अब इसमें देखो 2QL हमारा क्या बन जाएगा, 2QL क्या होता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2QL क्या हो जाएगा हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 2QL बन गया हमारा P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सो E बराबर कितना आ जाएगा हमारा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, 2 को आप आगे ले लो, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, एक तो होगा हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक कंडीशन लेते हैं, यदि एल की पावर, यदि हमारी एल जो है, एल क्या है, ये बीच की दूरी जो है, मतलब इनकी यहाँ जो है द्विध्रुव के दो द्विध्रुव के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी जो है बहुत कम हो जा, इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, देन एल स्क्वायर की तो वैल्यू और भी कम हो जाएगी, एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर से वेरी 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 लेस देन हो जाएगी आर स्क्वायर से। यदि हम एल की वैल्यू आर से कम ले रहे हैं, यानी एल की वैल्यू बहुत कम हो आर से, तो एल स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपॉन में। सो ई की वैल्यू जो क्या आ जाएगी हमारी, ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना हो जाएगा 2PR, अपॉन क्या बचेगा बच्चों, आर स्क्वायर, क्या बचेगा आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे R की पावर 4, और इस पावर से एक R इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R की पावर 3। ये जो होगा हमारा मेन फॉर्मूला होगा,
ये जो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मेन फॉर्मूला निकल के आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना बचेगा 2p बटे r क्यूब। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर डैश लगा देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपका पेपर में कई बार पूछा गया है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, एक था निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक था आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की स्थिति में तीव्रता। ठीक है, तो हम निकालेंगे उसकी निरक्षीय स्थिति में। तो अब हम इसको यहां से रफ कर देंगे। इसमें कुछ कुछ जो डेरिवेशन की जो थ्योरी है वो थ्योरी तो लगभग सेम सी है। ठीक है, इन डेरिवेशन की प्रैक्टिस आप जितनी बार अपने आप निकाल के देखोगे, जितनी निकाल के देखोगे उतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उतनी अच्छी तरह से करनी आएंगी आपको। ठीक है, तो इन डेरिवेशंस को आप अपने हाथ से एक बार जरूर निकाल के देखिए, समझ समझ के। कहीं प्रॉब्लम है तो हम है ही, हम हमसे आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं मैसेज करके। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है बच्चों, इस बार तो अक्षीय स्थिति था, इस बार हो जाएगा निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, बिंदु P। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम एक फिगर समझेंगे, एक फिगर समझेंगे। फिगर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, एक डाइपोल है। डाइपोल अब इस बार हम इस तरह से करके ले लेंगे। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लिया इनके बीच की दूरी है 12। ठीक है, इधर तो हमने माइनस क्यों ले लिया B पॉइंट, इधर A पॉइंट ले लिया प्लस क्यों। ठीक है, यहां से इनके बीच में क्या है, O है, इनके बीच में क्या है हमारा O बिंदु है। O से ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, O से बीच की डिस्टेंस कितनी R, ये इनके बीच की दूरी पूरी कितनी है 12, यहां से यहां तक की हो जाएगी L, ये भी L। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी R² प्लस L²। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, R² प्लस L²। ये बिंदु क्या है हमारा P है, ये बिंदु क्या है हमारा P। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे हम वो ध्यान देंगे, ध्यान से निकालेंगे। ठीक है, ये एंगल मान लें, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ से भी बराबर एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पड़ा है इस पे O पे, ये बिंदु A हो गया, ये P हो गया, बाकी सब निकाल लेंगे। और यहाँ से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते तो ये हो जाएगा हमारा लंबवत E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये E1 sin थीटा, परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये फिगर था, इस फिगर को मैंने बताया जैसे जैसे है। ठीक है, बिल्कुल सेम यही बात लिखी हुई है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है, जिसके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, इसके बीच बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P कहां पर है, निरक्षीय स्थिति में। R दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। ठीक है, लंबवत लिख सकते हैं यार, लंबवत स्थिति में बिंदु R दूरी से O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति या लंबवत भी बोल सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में क्या है बच्चों, बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस क्यू आवेश हो गए, जो मैंने डेरिवेशन बताई वो आपने यहाँ पर लिख दी मैंने। अब इसमें यहाँ पर आ जाओ,
पहले हम इसकी क्या निकाल लेंगे, इसकी विकर्ण AP की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसमें AP की वैल्यू निकाल के रख लेंगे क्योंकि हमें चाहिए ये। ठीक है, अब ट्राइंगल OAP में, ठीक है, OAP में आ जाओ। OAP में अगर हम AP की वैल्यू निकालते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी बच्चों, पाइथागोरस, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो जाएगी AP की वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये तो AP की दूरी थी, इसी प्रकार BP की भी सेम हो जाएगी। BP की भी क्या हो जाएगी हमारी, सेम हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी BP की, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। अब यहां पर आ जाओ, प्लस क्यों, आवेश के कारण, प्लस क्यों, आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम क्या डिनोट करेंगे बच्चों, E1। सो E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे, अब बीच की दूरी क्या होगी बताओ, प्लस क्यों आवेश है तो बीच की दूरी क्या ली जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो भी अंडर रूट का, और उसका दूरी का स्क्वायर होगा। ठीक है सॉरी बच्चों, तो क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी हम इससे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना ये लिख सकते हैं। सिमिलरली माइनस क्यों, आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता P पर, तीव्रता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे हम E2 डिनोट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगी बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे R, जो सेम डिस्टेंस थी हमारी। ठीक है, क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, यही आ जाएगा बिल्कुल सेम इसके जैसे। ठीक है, ये E1 E2 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारी E1 E2। अब यहां पर वो तो अक्षीय स्थिति में हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था, अब निरक्षीय स्थिति में जब हम कुल तीव्रता निकालेंगे, कुल तीव्रता हमारा E बराबर होता है, तो E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। इसमें cos थीटा क्योंकि निरक्षीय स्थिति में जुड़ रहे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एंगल्स भी साथ में ऐड होगा। ठीक है, तो हम इसे जब हम लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं E बराबर, दोनों की वैल्यू रख दो, E1 की भी और E2 की भी, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा। और सेम टू सेम इधर भी सेम टू सेम आ जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ठीक है, दोनों सेम है, तो ऐड होके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऐड होके बच्चों, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां पर हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, अब देखो ये हमने थीटा मान रखा है, यहाँ पर ये एंगल हमने कितना मान रखा, थीटा। तो यहां से अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, कोस थीटा बराबर क्या हो, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आधार कितना है इसका L, कर्ण कितना है इसका ये, तो ये हो जाएगी L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगी कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2/4
4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, एल, एल बटे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब 2QL देखो ऊपर देखो क्या बन गया 2QL, और 2QL क्या होता है हमारा, 2QL होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। ठीक है, और ये जो पावर होंगी देखो एक पावर इसकी और 1/2 पावर इसकी। जब बच्चों हम वन पावर तो देखो इसकी ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट की पावर 1 और इस ब्रैकेट की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2। जब इन्हें हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, 2 1 जा 2 1 1 3, 3/2 हो जाता है। क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। ठीक है, तो जब हम 3/2 हो जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी हमारी 3/2। तो ये हो जाएगा P/R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 3/2 ये हो जाएंगे इसकी टोटल पावर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो ऊपर तुम्हारा P हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे L जो है बीच की दूरी, ये जो L है अगर ये बहुत छोटी हो R के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इफ L इज वेरी लेस देन R देन L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी R स्क्वायर से। L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी हमारी किससे, R स्क्वायर से। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हम इसमें एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, एल स्क्वायर को क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। सो E बराबर कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P अपॉन ये बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल बचेगा, R की पावर क्यूब बचेगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P अपॉन क्या बचेगा, R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। और ये जो हो जाएगा हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, वैद्युत, किसका हो जाएगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P अपॉन R क्यूब। ठीक है, और यह वायु तथा निर्वात के लिए होगा। और कोई कांस्टेंट परावैद्युतांक रखा हो तो यहाँ तो के की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर के रख देते हैं अगर कोई परावैद्युत रखा हो बीच में कोई। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन फॉर्मूला होगा। ये होगा निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसमें बच्चों, निरक्ष स्थिति में। तो आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक जो मैंने आज 2-3 टॉपिक कराए हैं ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नहीं आए तो एक बार बार इसको रिपीट करके देखिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।